टी को और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और समस्त मातृशक्ति को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरा नाम रविंद्र भारतीय है। गांव मेरा आटा है, आटा 84। तहसील मेरी समाड़खा है और ज़िला मेरा पानीपत है। हरियाणा से मैं आया हूँ। सचिन भाई ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई। बहुत कुछ बातें आपको ऐसी भी लगी होंगी कि जो समझ से परे की हैं, कुछ बातें ऐसी लगी होंगी जो इन्होंने आप लोगों के सामने रखी है। असल में मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं। मैं जब अंदर आया तो अंदर आते ही मैंने इस पोस्टर के ऊपर वाली लाइन पढ़ी। मैंने इस पे लिखा हुआ है, अपना गांव अपना राज लेके रहेंगे ग्राम स्वराज। मतलब असल में ये जो बात लिखी है, अपना गांव अपना राज लेके रहेंगे ग्राम स्वराज, कि भाई ये जो लाइनें लिखी हैं असल में यही ध्येय जनता सरकार मोर्चा का है। ग्राम स्वराज की बात की जो अगर बात की जाए तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी ग्राम स्वराज के बारे में, कि भाई अगर इस देश को स्वावलंबी बनाना है, इस देश को अगर कुछ देना है तो गांव की ताकत गांव को देनी पड़ेगी। और बड़ा अच्छा लगा इस गांव में आकर कि पहली ही लाइन मैंने ये देखी इस गांव के पोस्टर के ऊपर, क्योंकि ये जो सचिवालय है, ये सचिवालय आपके गांव का प्रतिनिधित्व करता है। ये बताता है कि आपके गांव के लोग कैसे हैं और आपके गांव के लोगों की सोच कैसी है। तो इसको देखकर मैं बारंबार मतलब इस गांव के प्रधान का मैं आभारी हूं जिसने ये शब्द लिखे हैं इसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि ये जो लाइनें लिखी हैं ये मात्र लाइन नहीं, ना ये स्लोगन है, ना ये किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का एक लेख लिखा हुआ है। असल में अगर जो ये बात है, अगर जो ये जो स्लोगन है, स्लोगन की अगर बात करें तो यही है जो भी है। ये बताता है कि गांव की ही सरकार होती है, जनता की ही सरकार होती है। जो हम बोल रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा, मतलब जो जनता ही सरकार है, वो क्यों है, उसके पीछे का मैं आपको उदाहरण बता दूं कि कैसे है वो। आप एक चीज़ बताइए बुजुर्गों कि नौकर कौन होता है? भाई तनख्वाह लेने वाला नौकर होता है या तनख्वाह देने वाला नौकर होता? कौन होता है नौकर? लेने वाला नौकर होता है। देने वाला तो मालिक हुआ। तो हम तो देने वाले हैं। जितने भी प्रतिनिधि तंत्र में बैठाए जाते, जो चुनकर हमारे द्वारा जाते हैं, वो सब के सब हमारे नौकर हैं। नौकर मतलब हमारा मतलब जनता के नौकर हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है जनता के पैसे से। अगर आप सब का पैसे से उनको तनख्वाह ना मिले तो फिर वो वहाँ पर जाने की बात भी नहीं करेंगे। असल में जो ताकत है वो गांव की है, वो जनता की है। यही बताने का हमारा प्रयास है कि गांव की आपकी अपनी ताकत है। अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी ताकत से ऊपर कोई ताकत नहीं है, जनता की ताकत से ऊपर कोई ताकत नहीं है। 2 मिनट के लिए रखिए। ऐसा एक बात और बता जी। अब जनता का ध्यान भूल गए। हाँ जी। जनता का ध्यान भूल गए। कोई सुविधा है तुम्हारे पास? जनता की क्या करें? जनता का जैसे बाढ़ धान खत्म है, बताएंगे अभी धान और बाजरा हर खेत खत्म है, बारिश में खत्म। बारिश में मौसम। जी जी ठीक है जी, बताएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे। हाँ जी। लाभ सरकार से मिलना चाहिए। देखो जी, हम अपने बारे में कोई नहीं जी, कोई नहीं, आपके विषय के ऊपर आएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ना तो किसी सरकार से जुड़े हुए हैं, ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना हम आपको से कुछ लेने आए हैं, ना हम आपको कुछ देने आए हैं। अगर देने की बात है तो आपके अधिकार बताने आए हैं। आप समझ लोगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, गांव का फ़ायदा होगा, गांव के लोगों का फ़ायदा होगा, आपके बच्चों का फ़ायदा होगा। हम समझ लेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा। बात यह है कि अगर मेरे मुंह से कभी मतलब इस चर्चा के दौरान अगर किसी पार्टी विशेष का, किसी भी दल का अगर नाम आए तो उसको अपने मन पर मत लेना। मेरा पार्टी का मतलब अगर जो किसी पार्टी का नाम आए, मैं केवल नीतियों का विरोध करता हूं। मैं किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं। भाई जो गलत नीति लेके आएगा, जो गलत काम करेगा, मैं उसका विरोधी हूं और उसी के विरोध की बात करूंगा। तो उसको केवल उसी के विरोध तक रखना।
अगर मेरा पिताजी है, मेरा बाप है, अगर वो गलत काम करेगा तो मैं उसको गलत काम करते हुए मैं टोकूंगा, ये मेरा अधिकार है। अगर मैं गलत काम करता हूं तो आप लोगों का भी अधिकार है कि आप मुझे रोको, आप मुझे टोको। क्योंकि गलत काम अगर कोई कर रहा है और अगर सही करने वाला आदमी उसको ना रोके तो कसूरवार उतना ही सही काम करने वाला भी है, क्योंकि वो उस गलत में सह दे रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है कुछ ना कहकर। ठीक है जी। तो बात जो सचिन भाई ने शुरू की थी कि भाई ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये कैसे काम करती है, कैसे चलती है, मैं एक उदाहरण के तौर पर लेकर चलूँगा। पोल्ट्री फार्म आप सब ने देखा होगा, मुर्गी फार्म जिसको बोलते हैं, सब ने देखा होगा। उसमें मुर्गी को दाना क्यों खिलाया जाता है? जो उसके अंदर बहुत सारे मुर्गे होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, उसको फ्री में दाना क्यों खिलाता है उसका मालिक? उसको बेचने के लिए, उसको काटने के लिए, इसीलिए तो खिलाता होगा। अब अपने साथी ने एक बात की थी कि कुछ फ़ायदा होता हो तो बताओ। समझिएगा इस बात को, इसको अपने पर भी मत लेना कि जो फ्री में दाना खिला रहा है उस मुर्गी को काटता है वो या नहीं काटता जी? अब आप एक चीज़ देखिए कि समाज के अंदर जो भी हो रहा है आज के टाइम पे, हमारे समाज का क्या परिप्रेक्ष्य बन गया, उसके अंदर हम भी आते हैं, क्योंकि मैं भी आपके समाज से बाहर नहीं हूँ। हमारे समाज की क्या धारणा बन गई है कि भाई आज हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, फ्री में मिल जाए। उस फ्री की कीमत के ऊपर हम ध्यान नहीं देते कि उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। मेरे दादाजी थे, हम जब कभी बैठते तो वो एक बात बोलते थे हमेशा कि बेटा फ्री में अगर कोई अमृत भी दे तो वो भी मत लेना, उसकी कीमत दे देना, भले ही कुछ भी दे देना। अगर आपने वो फ्री में ले लिया तो एक समय ऐसा आएगा कि उस समय पर आकर आपको उस चीज़ की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। मतलब फ्री में कुछ नहीं लेना। देखिए जी, बाद में निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि हम बातचीत भी करेंगे आपस में, लेकिन एक बार मैं जो कहना चाह रहा हूँ एक बार मेरे को वो कहने दो। नहीं, सवाल भी लेंगे जी, एक बार सुनो तो सही। तो वो जो बोलता था कि फ्री में कुछ भी मत लेना, और वो बात आज आके समझ में आती कि फ्री में क्यों नहीं लेना कुछ भी। एक चीज बताइए आप, बचपन से लेकर और आज तक की अगर मैं बात करूं कि क्या कुछ फ्री में चल रहा है, और फिर जो कटने की नंबर आती है, जो मुर्गे की जो मैंने उदाहरण जोड़ा है, वो कहां से कनेक्ट होता है? आप एक चीज बताइएगा, ICDS स्कीम के बारे में कौन कौन जानता है? जानता है कोई? आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा, गांव के अंदर भी सक्रिय होगी आंगनवाड़ी। उस आंगनवाड़ी में जब बच्चा जाता है और बच्चे की दादी या उसकी माँ हाथ में कटोरा लेके उस आंगनवाड़ी में जाती है, और उस घर की भी मैं बात कर रहा हूं जिस घर के पास 50-50, 100-100 एकड़ जमीन भी है, वो भी हाथ में कटोरा लेगी, अपने पोते को, अपने बच्चे को गोद में लेगी और आंगनवाड़ी में जाएगी। किसके लिए? चूरी डलवाने के लिए। आप एक चीज बताइएगा कि देने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होता है या लेने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होता है? देने वाला होता है ना। हम आप लोगों से, आप सब बुजुर्गों से एक ही बात सीखते आए हैं कि भाई भगवान हमने देने वाला बनावा, लेने वाला ना बनावा। सुन दे जी, यह बात है आप लोगों से ही ज्ञान लेते हैं हम भी। भाई वो यह बात क्यों कह रहे हैं? और जब वो एक माँ एक बच्चे का गोद में लेके आंगनवाड़ी में कटोरा लेके जाती है तो उस बच्चे के दिमाग के ऊपर क्या बात जाती है कि कटोरा उठाना, मांग के खाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे करेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात है, फ्री में वहां पे चूरी मिली। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा होने के साथ जैसे ही वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में मिड डे मील के नाम पे फ्री में राशन दिया जाता है। वो जो फ्री में राशन मिल रहा है वो भी कायर बनाता है, क्योंकि वो भी हमारे स्वाभिमान को मारने का काम करता है। वो ऐसा करना नहीं सिखाता, वो ऐसा करना सिखाता है, मांगना सिखाता है। मेरी बात अगर कहीं पे गलत हो तो आप मेरे को रोक सकते हो, मैं वहीं पे चुप हो जाऊंगा। मैं जो बात करूंगा वो सैद्धांतिक बात करूंगा, धरातल की बात करूंगा, जो होनी चाहिए मैं वो बात करूंगा। तो जब बच्चा और बड़ा होता है, जैसे ही वो स्कूल में इंटर को पार करता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं तो वजीफा बोला जाता है। वजीफा भी एक प्रकार की भीख ही होती है, वो भी कायर बनाती है। फिर जब वो बच्चा
वो एक उम्र को पढ़ा, मतलब कॉलेज पास आउट होता है, कॉलेज पास आउट होने के बाद जब उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो सरकार फिर उस बच्चे को रोजगार ना देकर क्या कहेगी, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता क्या है, वो भी मतलब हाथ का काम नहीं देंगे, काम नहीं करवाएंगे। अगर स्कूल में बच्चे को फ्री में खाना दे रहे हैं तो उसके मुताबिक वहाँ पे उसके पैरेलल में बच्चे से कुछ मेहनतान का काम करवाना चाहिए, अगर स्वाभिमान को बचाए रखना है तो। अगर फ्री में दिया जा रहा है तो स्वाभिमान मर रहा है और वो निर्भर होता दूसरे के ऊपर। उसके बाद फिर जब बच्चा बड़ा होता, मैंने बोला कॉलेज पास आउट कर जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती तो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर उसको फ्री में एक अमाउंट दिया जाता है कि भाई आप ये लो और इससे अपना जीवन यापन करो। उससे आगे जब बात आती है उस बेरोजगारी भत्ते के बाद, जब उस बच्चे को कहीं पे नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो समाज में एक चलन है कि अगर उसके पास हाथ का अपना खुद का रोजगार नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिली, तो उस बच्चे को की शादी भी नहीं होती समाज में। अगर उसकी शादी नहीं होती, आपके उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही होगा, मेरे हरियाणा में लागू हो चुका है, अगर शादी नहीं होती 40 पार की उम्र पार करते ही उसकी रांडा पेंशन गवर्नमेंट देने लग रही है फ्री में। मतलब कहाँ से कहाँ तक रिलेट हो रही हैं चीज़ें, एक बार उस पर देखना। फिर बात आती है उसी फ्री की चीज़ की कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुढ़ापा पेंशन के नाम पे एक अमाउंट दिया जाता है, एक भत्ता दिया जाता है कि भाई लोगों को फ्री का खाने की आदत लगी रहे। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ से मत रिलेट करना। मैंने जो बोला था कि मुर्गी फार्म में फ्री में जो चीज़ दी जा रही थी, जो राशन खिलाया जा रहा था, एक न एक दिन तो उसका कटने का नंबर आएगा। अब अपने आप को रिलेट करना, मैं अपने से भी करता हूँ। जो फ्री में चीज़ें दी गई, एक बीमारी आई 2020 में, सचिन भाई ने नाम लिया, नाम था कोरोना। उस बीमारी के नाम पे जब लोगों के शरीर में जहर डालना था, केमिकल डालना था, लोग नहीं लगवाना चाहते थे वो टीका, तो लोगों को ज़बरदस्ती लगाया गया। ज़बरदस्ती क्या की गई कि भाई अगर आप टीका नहीं लगवाओगे तो बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाओगे, टीका नहीं लगवाओगे तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, टीका नहीं लगवाओगे तो उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी, टीका नहीं लगवाओगे तो बस में यात्रा नहीं कर पाएगा, टीका नहीं लगवाओगे तो फ्री की जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो नहीं मिलेगा, टीका नहीं लगवाओगे तो 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, टीका नहीं लगवाओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये बात सबके सामने आई जी। टीका लगवाना, जिसने लगवाना वो उसकी खुद की मर्जी है, ना लगवाना तो भी उसकी अगले की खुद की मर्जी है, लेकिन बाध्य करना कि लगवाना ही पड़ेगा। मुर्गा है, उसके पास दिमाग नहीं होता जी, सोचने शक्ति नहीं होती, उसे नहीं पता फ्री का खाने का क्या अंजाम देना, चुकाना पड़ेगा। लेकिन इंसान है, इंसान की गर्दन नहीं काटी जा सकती डायरेक्टली। उस पर कंडीशन अड़ाई गई सरकारों के द्वारा कि अगर ये नहीं करवाओगे तो ये सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, ये नहीं करोगे तो ये सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और लोगों ने उस डर के चलते वो टीका लगवाया कि कहीं ये जो भत्ता मिल रहा है, ये जो फ्री की चीज़ें मिल रही है, फ्री की चीज़ें बंद ना हो जाएं, और वो टीका लगवाया। अब आप अपने आप सबसे रिलेट करना जी कि जिसने उस बीमारी का टीका लगवाया, जिसको उस टाइम पर लगवाने के बाद बुखार हुआ, क्या कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जो आज स्वस्थ हो? किसी का दिमागी संतुलन खो चुका है, किसी के हाथ काम नहीं करते, किसी के पैर काम नहीं करते, महिलाओं के पीरियड्स में दिक्कत आ चुकी है, जो उसका मासिक चक्कर होता है उसमें दिक्कत आ चुकी है, लोग चलते चलते गिर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते युवा मर रहे हैं, हार्ट फेल हो जा रहा है उनका। जिस हालात में सोए हैं उसी हालात में सुबह मरे हुए मिले हैं। जैसे खेत में काम कर रहे हैं तो खेत में काम करते करते मर रहे हैं, और वो व्यक्ति मर रहे हैं जिनके शरीर पर चर्बी नहीं है। वो युवा जा रहे हैं 40 साल से कम की उम्र के। अगर गांव में आज 10 मौत हो रही हैं तो 10 मौत में से 6 मौतें ऐसी हैं जिनका एक ही कारण है कि उसका हार्ट फेल हो गया। क्या 2021 से पहले भी ऐसी घटना सामने आती थी? क्या किसी बुजुर्ग ने या किसी नौजवान साथी ने जनवरी 2021 से पहले वो घटनाएं किसी मोबाइल में देखी थी? क्या कोई एक वीडियो, सिंगल वीडियो देखी थी? लेकिन अब उन वीडियोज की भरमार है। ये क्यों हुई? इसके पीछे इसके कारण पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने कहा कि मुर्गे को फ्री में खिलाया जा रहा था, कटने का नंबर आएगा। हमें भी फ्री में खिलाया जा रहा था,
कटने का नंबर तो आना ही था। उसकी जो फ्री के चीज़ की मैंने कही थी कि एक न एक दिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो बड़ी कीमत आप लोगों ने आपके शरीर के साथ धोखा करके चुकाई है। आपको नहीं पता था, आप लोगों को पता था सरकार जो दे रही है वो सही चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर उतनी ही दोषी भाजपा है, उतनी ही दोषी कांग्रेस है, उतनी ही दोषी अन्य क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि किसी भी एक दल ने वो टीका लगवाने से मना नहीं किया। सबने एक ही बात बोली कि भाई टीका लगवा लो, बीमारी का तांडव चला हुआ है। लेकिन असल में धोखा ये हुआ है कि जिस बीमारी से बचाव के लिए वो टीके दिए जा रहे थे, असल में बीमारी उसी दवाई में थी, उसी केमिकल में थी। बड़ी गंभीर समस्याएं आ रही हैं, और उसके चलते आज समाज में ये हाल है कि जब वो टीके लगाए जा रहे थे, उसके पैरेलल में कुछ खबरें चल रही थी अखबारों में। ये कहा जा रहा था कि 2025 तक भारत की 85% आबादी कैंसरग्रस्त होगी। मतलब हर 100 में से 85 व्यक्तियों को कैंसर होगा। ये जब वो टीका लगाया जाता है, इसकी पैरेलल में खबरें आ रही थी। पढ़ी और गौर नहीं किया, ये सोचा कि भाई हम तो उस 85 से बाहर हैं, लेकिन 85 कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर आपके गांव की जनसंख्या 1000 है तो 1000 में से 850 लोगों को कैंसर होना तय है। वो आपके परिवार से भी हो सकता है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। उसमें आप खुद भी हो सकते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। दूसरी एक खबर आ रही थी उसी के पैरेलल में कि 2025 तक भारत के युवाओं की 60 से 70% नपुंसकता और बांझपन होगा भारत के युवाओं में। सोच सकते हो, हर 100 में से 50 से 60 बच्चे संतान पैदा करने के योग्य नहीं होंगे। उनमें नपुंसकता और बांझपन आएगा 2025 तक। 1 साल बचा हुआ है, समय से पहले हम आपको बता रहे हैं। अब भी आप देख रहे होंगे कि गांव में जो नवविवाहित जोड़े हैं, बच्चे पैदा करने में समस्या आ रही है आज। अगर ये समस्या आप लोगों के दौर में नहीं आ रही थी तो ये आज के युवाओं के दौर में क्यों आ रही है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पानीपत मेरा ज़िला है। मेरे से लगता हुआ एक ज़िला है करनाल है। उस करनाल की मैं बताता हूँ, 2023 में 1,34,000 बच्चा टीके से पैदा हुआ है। जैसे गाय भैंस को हम टीके रखवाते हैं गाभिन करवाने के लिए, ऐसे ही महिलाओं को टीके रखवाए गए। 1,34,000 बच्चा पैदा हुआ है। समझ सकते हो नपुंसकता की दर कहाँ किस स्तर तक पहुँच चुकी है। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर ये समस्याएं आ चुकी हैं। अगर आप लोगों से आपका गांव, आपके बच्चे बचाए जा सके तो प्लीज़ बचा लीजिए उनको। आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है। बचाओ ही उसका मतलब एकमात्र रास्ता है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज लेके रहेंगे, ग्राम स्वराज, मतलब इस ग्राम स्वराज की हर व्यक्ति को बात करनी पड़ेगी। अगर सरकारों के ऊपर निर्भर रहोगे, ये सोचोगे कि सरकारें अच्छा करेंगी, सरकारें हमारे भले के लिए करेंगी, कोई भी सरकार हो, कोई भी आए, कोई भी जाए, आम जनता का भला कोई करने वाला नहीं है। उनके ऊपर से अपनी आस उम्मीद छोड़ो। पार्टियों का एक दिन बनो, अगर पार्टियों के लिए बनना है, उनको सहमत या असहमति देनी है, केवल वो दिन होना चाहिए वोट डालने का। अगले दिन से अपने स्टैंड पे खड़े होना चाहिए आम जनता को, और सवाल करने चाहिए सत्ता पक्ष से कि भाई गलत नीति आ रही है तो क्यों आ रही हैं। सत्ता में जो भी हो, आज कोई और है, कल को कोई और होगा, कल कोई और था। ये आती रहेंगी सरकारें, जाती रहेंगी, लेकिन हमारा भाईचारा, हमारा समाज अटूट है। अगर ये टूट गया तो अपने पास कुछ भी नहीं है। इसके आगे मैं बात बताता हूँ आप लोगों को कि ये सब किया जा रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है बड़ा। हम समझ रहे हैं सरकार हमारे हितों के लिए है, लेकिन मैंने ये एक छोटा सा उदाहरण दिया है क्योंकि आप लोग काफ़ी गर्मी का समय है, काफ़ी देर से बैठे हैं। मैं मोटी मोटी कुछ 2-4 पॉइंटों पे और बात करूँगा, वो आपको लगे कि हमारे हित में है तो उसके ऊपर काम करना। अभी और कहाँ पर धोखा हो रहा है हमारे साथ। हमारे छोटे बच्चे हैं, जब एक माँ को गर्भ ठहरता है, उस माँ को गर्भ ठहरते ही और जब बच्चा 5 साल का होता है जन्म लेने के बाद, उस बच्चे को 40 से 50 इंजेक्शन 5 साल की उम्र तक लगाए जाते हैं। हर महीने किसी दवाई के नाम पर, हर महीने किसी गोली के नाम पर
मतलब हर महीने 1 से 2 दिए जा रहे हैं, कभी हैजा, कभी चेचक, कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, कभी काली खांसी, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, अलग अलग नामों से दिए जा रहे हैं वो इंजेक्शन। आप एक चीज़ देखना बुजुर्गों, कि जब आप अपने बचपन में थे आप लोगों को कोई टीका नहीं लगता था, क्या आप लोग अब के बच्चों से ज़्यादा बीमार होते थे? कम होते थे। मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो आपकी जो उम्र के जो बैठे हो आप 70-80 साल की जो जिनकी उम्र है, ये अंतिम पीढ़ी है जो इस उम्र पे जाके इतनी स्वस्थ है, वरना बचेंगे ही नहीं आने वाले टाइम में। क्योंकि उन बच्चों को जो टीके लगाए जा रहे हैं उसका आशा वर्करों के पास रजिस्टर होता है, और वो रजिस्टर भारत सरकार नहीं हैंडल करती, वो रजिस्टर WHO करता है। और उस रजिस्टर में बच्चे का नाम, उसका पता, उसका डेटा, किस तारीख को कौन सा टीका लगा है, ये सब लिखे जाते हैं। और उस बच्चे का स्वास्थ्य पहले कैसा था और बाद में उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी उसमें लिखा जाता है। और अंत में जब 5 साल के बाद देखते हैं कि इस बच्चे के शरीर में ये इंजेक्शन गए हैं, इतने गए हैं, इस बच्चे का शरीर कैसा है। और यकीन मानिएगा आप अपने समाज में देखते भी होंगे कि जिन बच्चों को ये टीके लग रहे हैं वो बच्चे 1 महीने से ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहते, हर महीने बीमार होते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये जो जनता सरकार मोर्चा है, हमारी टीम में हजारों ऐसे साथी हैं जिनके पास अनवैक्सीनेटेड, मतलब जिनके बच्चों को कभी कोई टीका लगा ही नहीं, गर्भ से लेकर, और जिनकी उम्र जितनी हो चुकी है। और आप लोगों को बताता हूं मैं, अगर कभी आपसी हमारे संबंध बने और एक दूसरे के घर आना जाना हुआ तो आप लोगों को दिखाएंगे भी कि हमारे बच्चे मुश्किल से साल में 1 बार बीमार होते हैं, और वो भी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने घर पर ही ठीक हो जाते हैं। मानसिक तौर पर इतने मजबूत हैं कि अगर एक झुंड का झुंड खड़ा कर दिया जाए 1000 बच्चों का, और एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और ये बोला जाए कि ये 5 वर्ष के बच्चे हैं, इनमें से आप सबसे तेज तरार बच्चा, शारीरिक तौर पे मतलब जो सबसे हष्ट-पुष्ट बच्चा है, आप उसको लेके आइए, तो 1000 बच्चों में से आप एक बच्चे को ला सकते हो। मतलब जिसको टीका दिया गया उसका स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, और जिसको नहीं दिया गया वो मजबूत हैं। वो बताते हैं, एक बात बोलते हैं बुजुर्गों, कि जो पहले वाले बच्चों में जो बात होती थी वो आज वाले बच्चों में नहीं है, आज वाले बच्चों में वो स्वास्थ्य नहीं है। तो वो स्वास्थ्य का कारण मात्र एक है दूसरी एक और बात जी, सरकार से राशन लेते होंगे जी, कोटे से राशन लेते हो बुजुर्गों, आता होगा। जो कोटे में राशन आता, चावल भी आते होंगे उसमें, उस चावल में एक सफेद सफेद चावल आता जो चावल के जैसा दिखता लेकिन चावल नहीं है। किसने देखा है? हैं जी, देखा है? मतलब चावल के जैसा दिखता है लेकिन चावल नहीं है। वो क्या है? वो अजी फोर्टिफाइड राइस। एक काम करना, एक मुट्ठी चावल की वो इकट्ठा करना, वो सफेद वाले चावल, और किसी भी अपने गांव के युवा को दे देना कि भाई इसको किसी अच्छी सी लैब में लेके जा, इसका टेस्ट करवा कि इसके अंदर क्या है। आपको पता चलेगा कि उस चावल के अंदर कैंसर कारक तत्व हैं, कैंसर करने वाले तत्व हैं। मतलब सरकार 5 किलो राशन में सीधे सीधे बीमारी परोस रही है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी आप जांच करवाइए। मेरी बातों पे पूरा भरोसा मत कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप उसकी जांच करवाओगे, जांच में आपको पता चले कि भाई इसके अंदर वाकई में वो केमिकल है जो बीमार करते हैं, तो फिर तो अपने आप को बचा लोगे बुजुर्गों, हैं जी, फिर तो बचाओगे। ये जिम्मेदारी खास तौर पर गांव के युवाओं की है। यहाँ की 2-4 युवा बैठे हैं, तो ये जिम्मेदारी खास तौर पे आप लोगों की बनती है, आपके गांव के लोगों को बचाने की। मैं ये बोल रहा हूँ बार बार कि जो भी चीज़ें हमें दी जा रही हैं, जो उस बीमारी के नाम पे जो टीका दिया गया, तो जो इतने लोग बीमार हो रहे हैं, सरकारों की जमीनें खिसका देते लोग। अगर आयुष्मान कार्ड ना देती सरकार, फ्री में इलाज होता हुआ दिख रहा था लोगों को कि 5 लाख तक का इलाज फ्री में मिल रहा है, इसलिए लोग चिल्लाए नहीं कि सरकार तो फ्री में इलाज दे रही है। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं गया कि बीमारी देने वाली भी सरकार है। अगर बीमारी सरकार ने दी है और फिर वो इलाज का नाटक कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा धोखा हो रहा है समाज के साथ। हम बताने आए हैं, सिर्फ आगाह करने आए हैं कि आप लोग एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहे हो। उस धोखे से बच लो, उससे बचोगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपनी आने वाली नस्लों को बचा लोगे, वरना कुछ भी बचने वाला नहीं है। क्योंकि एक चीज़ देखते हैं जी,
मेरा एक बेटा है और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ ये मैं जानता हूँ। मेरे माँ बाप उससे कितना प्यार करते हैं ये वो जानते हैं। कहावत होती है समाज में कि भाई मूल से प्यारा ब्याज होता है, मतलब अपनी औलाद से प्यारे अपने पोता पोती होते हैं दादा दादी को, यही होता है जी। वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो सबसे प्रिय हैं, सबसे प्यारे हैं वो पूरे परिवार के। क्या उन बच्चों को अपनी आंखों के सामने आप तड़पता देख सकते हो? हैं जी। और अगर उन बच्चों को एक सुविधाओं के नाम पर उनको जानबूझ के तड़पा रहा हो किसी योजना के तहत, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, तो वो कौन है? सोचने की बात है या नहीं है? भाई हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं ना जीवन है। हम तो ये बोलते हैं हम जो मेहनत करें हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत का फायदा ही क्या जब हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य ही नहीं दे पाएंगे। वो बच्चे जब 1 महीने से ज़्यादा स्वस्थ ही नहीं रहते। एक चीज़ गौर करना बुजुर्ग और युवा साथियों, कि जिन बच्चों को ये टीके लग चुके हैं उन बच्चों में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। आज बच्चों में खून की कमी आपने कभी देखी थी जी? देखी थी बच्चों में खून की कमी? नहीं देखी थी। आज के बच्चों में सामान्य बात है खून की कमी बच्चों में। बच्चों को अनाज का ना पचना, गेहूं का ना पचना, ये आज के बच्चों में शिकायत आ रही है सबसे ज़्यादा। बच्चों को पीलिया हो रहा है सबसे ज़्यादा आज हो रहा है। बच्चों को काली खांसी हो रही वो भी आज हो रही है। मतलब तरह तरह के ऐसे रोग आज बच्चों को जन्म से हो रहे हैं जो कभी पहले जिनका नाम सुनने को नहीं मिलता था। तो वो अपने आप नहीं आए हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो कुछ ना कुछ दिया जा रहा है जिसके कारण वो रोग आ रहे हैं। तो उससे बचा लो अपने आप को। और इससे आगे की बात करता हूं बुजुर्गों, कि एक बड़ी चीज का और शिकार हो रखे हैं हम। एक बड़ी चीज का और शिकार हो रखे हैं। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों को दुकान पे जाके हम नमकीन खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं कि वो बच्चे खुश हों। खिलाते हैं जी। एक बार उस नमकीन के पैकेट को पलट के देखना, उसके पीछे जो जो उसके अंदर घटक शामिल हैं। माता जी थोड़ी देर बाद कर लेना बात। उन घटकों को पढ़ना एक बार कि कौन कौन से घटक इसके अंदर मिलाए गए हैं। और जब आप उन घटकों के ऊपर रिसर्च करोगे, उसके अंदर 3 तेल बताता हूं मैं तेल कौन सा होता है। एक तेल होता है पामोलिन ऑयल, जो विदेशों का कचरा है हम ढो रहे हैं। दूसरा तेल है राइस ब्रान ऑयल और तीसरा तेल है कॉटन सीड ऑयल। ये तीनों तेलों का मिश्रण होता है उस नमकीन को तलने में, जब वो तली जाती है, फ्राई की जाती है। वो 3 तेल हैं। इन तीनों तेलों के ऊपर आप रिसर्च करना, मैं बताता हूं। ब्राज़ील एक देश है, ब्राज़ील की देश की सरकार ने अपने बिहाफ पर 10 साल की रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट पेश की थी कि जो राइस ब्रांड ये जो जीएम यो कॉटन सीड ऑयल है, ये कॉटन सीड ऑयल है, ये है जीएम यानी कि जेनेटिक मॉडिफाई। पिछले 2007 से अगर बात करें, 2007 से लेकर भारत के अंदर जो कॉटन है वो जीएम है। और जीएम के ऊपर ब्राज़ील की सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी 10 साल की रिसर्च के बाद कि जीएम खाने वाला कोई भी जीव या तो वो या उसकी आने वाली पीढ़ी नपुंसक और बांझ पैदा होगी। और आप एक चीज से रिलेट करना कि आज हमारे पशु गाभिन नहीं ठहरते। सबसे बड़ा कारण, खास तौर पर आपको वो पशु मिलेंगे जो या तो जो बिनोड़े की खड़ है वो खाते हो या बिनोड़ा खाते हो, दूध में वसा बढ़ाने के लिए जो खिलाते हो हम उनको, वो पशु खास तौर पर नए दूध नहीं ठहरते, खाली निकलते हैं। और इसीलिए आज गांव से पशुओं का निकलना आसान हो चुका है। अब आप एक चीज देखना, जो पशु बिनोड़ा खाने से वो गाभिन नहीं ठहर रहे, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे अपने, और हमारे बच्चों को उसी तेल के नमकीन खिलाई जा रही है, तो हमारे बच्चों का क्या लगता है कि आने वाले टाइम में वो बच्चे पैदा कर पाएंगे? लगता है जी। सरकार रिपोर्ट पेश कर रही है, अखबारों में बता रही है, अखबारों को पढ़ो और उनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये खबर आई है तो क्यों आई है, आपको पता चलेगा। और हर 3 से 4 महीने में ये जो नपुंसकता और बांझपन के जो दर है ये दिखाई जाती है अखबारों के अंदर कि भारत में इतनी नपुंसकता और बांझपन आ चुका है। और वो जानबूझ के हमारे बच्चों को दिया जा रहा है। जो कंपनियां वो नमकीन बनाती हैं, जो कंपनियां वो बिस्किट बनाती हैं, उन कंपनियों को पता है कि हम क्या दे रहे हैं, बस हमें नहीं पता, क्योंकि बताने का काम होता है स्कूलों का। स्कूलों के अंदर अध्यापक उस प्रकार की रिसर्च करते नहीं, ना उनका अध्ययन करते, अगर किसी ने रिसर्च की है ना वो किसी को बताते।
अगर वो बताए शिक्षक समाज तो समाज बच जाए। अगर वो समाज नहीं बता रहा है तो हम पिछले अपने घरों से 4-5 साल हो गए हैं हम अपने घरों से ऐसे इधर उधर भटक रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि कैसे भी करके वो जाग जाएं और अपनी आने वाली जो उनकी जनरेशन है, जो नस्ल है, उस नस्ल को बचा लें। क्योंकि आदमी या कोई भी जीव इस धरती के ऊपर केवल अमर होने के लिए ही जीवन जीता है। अमर होने के लिए। अमर होने का यह मतलब नहीं है कि अपना शरीर को ना छोड़ना, हम ही इस धरा पर रहें। अमर होने का एक ही मतलब होता है, एक ही तरीका इस धरती पर अमर होने का, और वो है अपने लिए बीज छोड़ के जाना, अपना बीज छोड़ के जाना, यानी कि अपनी अगली पीढ़ी को इस धरा पर छोड़कर जाना। आप किसी भी पेड़ से ले लीजिए, वो पेड़ भी हर साल में अपना बीज छोड़ता है और उससे भी पौधे उगते हैं। इसी प्रकार आप इंसान को ले लीजिए, इंसान भी अपना बीज छोड़ के अपनी नस्ल को बढ़ाने का काम करता है। और एक ही चीज़ पे आपके अमरताओं पे प्रहार किया जा रहा है कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ना रहें। पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, अभी मैं गारंटी से कहता हूँ उसके माँ बाप जानते भी होंगे कि ये बच्चा शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। और ये गांव के हर बच्चे का हाल है बुजुर्गों, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर इतना अनुभव इसलिए हो चुका है कि हम गांव देश में जहां से हमें जाया जाता है, आज भी हम 2-3 गांव में गए हैं, कल फिर 2-3 गांव में जाएंगे, परसों फिर 2-3 गांव में जाएंगे, कंटिन्यू हम जा रहे हैं और हम देखते ये पता चल जा रहा है कि भाई किस में क्या समस्या है। मैं स्वास्थ्य के तौर पर मैं चिकित्सक भी हूँ, चिकित्सा भी करता हूँ मैं, तो उसके बिहाफ पे मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पता है, मेरे को पता ही क्या कुछ चल रहा है। तो मेरा कहने का यही भाव है कि बचा लीजिए इन नस्लों को, बचा लीजिए अपनी फसलों को। हर चीज़ पे वार किया जा रहा है। एक चीज़ आप देखिएगा, खेत का बीज है, गाँव का अपना नहीं है। कंपनियों से बीज लेके आते, चाहे आप कोई भी फसल बो रहे हो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे को टोक दीजिएगा। पशुओं का बीज है, पशुओं का बीज आपका अपना नहीं बचा। इंसान के बीज की बात आए तो इंसान के बीज को बताया जा रहा है कि 60 से लेकर 70% तक नपुंसकता और बांझपन 2025 तक आ जाएगा। और 2025 आने में कितना टाइम बचा है? कितना टाइम बचा है? तो 2026 का जो साल होगा, उस साल में आप देख लेना कि नवविवाहित जोड़े कितने होंगे, उनकी संतान कितनी पैदा होगी। मेरी बात पे चाहो तो आज भरोसा कर लेना, ना चाहो तो 2026 में आके कर लेना, क्योंकि जब वह समस्या गांव के सामने आएगी तब मेरी यह बात कही हुई आपके जहन में जरूर आएगी कि भाई कोई आया था गांव के सचिवालय में, आके बताया था उसने कि ये समस्याएं चल रही हैं। तो जब आपकी समझ में आए आप तब से आगे बढ़ लेना। अब समझ में आए अब काम कर लो। समस्या मैंने गिनवाई है, इन समस्याओं का समाधान मात्र एक है और वो समाधान है ग्राम स्वराज। ग्राम मैंने गांव, स्वराज मैंने स्वराज, खुद का राज। और इसीलिए जो सचिन भाई ने बताया था कि जनता सरकार मोर्चा का यही ध्येय है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 5 चीज़ें हैं, इनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को होना चाहिए। स्थानीय लोगों का मतलब है कि गाँव के लोगों का होना चाहिए। मेरे गांव की क्या समस्याएं हैं मेरे गांव के लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके गांव की समस्या को, क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग 350 से 400 किलोमीटर आया हूँ, तो मैं नहीं जानता। मैं मेरे क्षेत्र की समस्याएं ज़्यादा जानता हूँगा। हाँ, 2-4 दिन मैं आप लोगों के बीच में रह लूँगा तो आपके गांव की समस्या मैं जान पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ पे गौर करना, आप जिसको भी चुनकर भेज रहे हो वो कभी आपके गाँव में 2-4-5 दिन का समय नहीं देता। और अगर वो आपके गांव में समय नहीं देता तो आपके गांव के अंदर क्या समस्याएं हैं किसी को नहीं पता। तो उनको जो कंपनियां कहती हैं वही वो पॉलिसी लेके आते हैं और वही कानून बनाते हैं, और उस कानून के बिहाफ के ऊपर जनता का शोषण हो रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात आती है, अब ये हो गया एक विषय मैंने आपके सामने रखा है, समाधान मैंने बताया है कि क्या समाधान है। जब समस्या के ऊपर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गांव के लोग बैठेंगे तो समाधान अपने आप निकल आएगा। आपके गांव के किसी न किसी एक साथी के पास हमारा नंबर भी होगा। भिकम पाल जी हैं, आपके पड़ोस के गांव से हैं, उनका नंबर होगा, उनसे आप संपर्क कीजिएगा। किसी चीज़ में ये लगे जितना अनुभव हमारे पास है वो अनुभव हम देने का प्रयास करेंगे पूरा कि आपको दें। और जो सचिन भाई ने बताया था, एक चीज़ और ध्यान करना आप
कि गांव के अंदर गांव के बच्चों को जिस रोजगार के लिए आप पाल रहे हो, रोजगार आने वाले टाइम में नहीं बचेगा, ना बचा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जितनी भी हैं वो इंसानों का काम मशीनों से लेने लगी हैं। एक रोबोट का मतलब एक मशीन हजार बंदों का काम कर रही है, तो इंसानों की ज़रूरत प्राइवेट कंपनियों से ख़त्म हो चुकी है। सरकारी वैकेंसियों की अगर बात करें तो पिछले 10-20 साल में कितनी वैकेंसियां निकली हैं, कितने आपके गांव के बच्चों को रोजगार मिला है। मुश्किल से मुश्किल अगर इस गांव की आबादी 2000 होगी तो मुश्किल से मुश्किल पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 बच्चे गांव के ऐसे होंगे जो सरकारी रोजगार पे गए होंगे। अब यह देख लीजिएगा कि गांव के अंदर बच्चे मिलेंगे आपको 300 से 400, रोजगार मिला है 5 से 7 को। अगर 7 लोगों को या 10 लोगों को मान लो रोजगार मिला है, 400 में से अगर 10 को घटा दिया जाए तो 390 बच्चे ऐसे हैं जो या तो प्राइवेट कंपनियों के 2-4 हज़ार के चक्कर में धक्के खा रहे हैं, या किसी दूसरे प्रदेश में जाके, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, किसी और अन्य जगह पे जाके वहाँ पे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, वहाँ पर भी रोजगार नहीं है। बड़ी बात यह है, जिनको हम समाज का आदर्श मानते हैं, जिनको हम हीरो मानते आए हैं, वो चाहे कोई फिल्म स्टार हो, वो चाहे कोई क्रिकेटर हो, कोई भी हो जिसको आप महत्व देते हो, वो सब के सब आपके बच्चों को जुआ खेलने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। टीवियों के माध्यम से, इन फोनों पे ऐड के माध्यम से ड्रीम 11 खेलिए, 3 पत्ती खेलिए, रम्मी खेलिए, ये गेम खेलिए, वो गेम खेलिए, मतलब वो जुए के लिए प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म स्टार आपके बच्चों को शराब के लिए प्रमोट कर रहे हैं। मतलब किसी को भी आपके गांव से, आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कहीं पर झूठ बोल रहा हूं इन चीज़ों में तो आप मेरे को टोक सकते हो। अगर कोई फ़ोन देख रहा है, हर 3 मिनट में एक वीडियो आती है तो जुआ खेलने की, या वीडियो आती है शराब की, नशे की, मतलब इनके अलावा कोई दूसरी चीज़ आपको मिलेगी नहीं। छोटे बच्चों के लिए जो गेम है वो हथियारों से भरे हुए हैं, गोली चलाना वो सीख रहे हैं, मतलब फ़ोन पे ही सही कंट्रोल हो रहे हैं। आज के बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि अगर बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ उसको फ़ोन देके उसको दूध पिलाने का काम करती है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो खाना खाते वक्त भी ये फ़ोन देने का ही काम करती है। और एक चीज़ देखना कि ये फ़ोन ही नाश की जड़ है। जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको नहीं पता ये फोन हाथ में आने के बाद कि बेरोजगारी नाम की कोई चिड़िया है देश में, उन बच्चों को नहीं पता। और जो जो छोटे बच्चे जो फोन देखते हैं ज़्यादा, उनका आंखों में बहंगापन एक बड़ा कारण है फ़ोन। दिमाग का पूरी तरीके से संतुलित ना होना एक बड़ा कारण है ये फ़ोन। और हम छोटे बच्चों के हाथ में ये फ़ोन दे देते हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि उसका क्या परिणाम आएगा, लेकिन हम अपने बच्चों की अपने हाथों से हत्या कर रहे हैं। ये चीज़ बताना हमने अपना फ़र्ज समझा है कि हम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इन चीज़ों के प्रति बता पाएँ। अगर वो जागरूक होंगे तो अपने बच्चों को बचा लो। एक बात हम बोलते हैं, अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हो, उससे बढ़िया उसको आज ही जहर की पुड़िया दे दो। आज मर जाएंगे, एक बार रो लेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में वो बच्चे किसी भी काम के नहीं रहेंगे, ना दिमागी तौर पर वो संतुलित रहेंगे, उनका किसी भी प्रकार से कोई भी फायदा उठाया जा सकता है। और अंत में आकर जब इस फोन से उसका पेटा नहीं भरेगा तो लास्ट में आके मैं ये बोलता हूं कि वो बच्चे केवल और केवल उनके लिए एक ही जगह है, और वो जगह है नशा। और नशे के अलावा दूसरी कोई चीज उन बच्चों के लिए नहीं है। तो जब हमें यह पता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि फ़ोन की आदत डाली जा रही है, नशा टीवियों पे दिखाया जा रहा है, लगातार फ़ोनों पे दिखाया जा रहा है, तो आपके बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। रोकने का काम समाज का है, गांव का है। जितना जल्दी हम रोक लेंगे उतना गांव फायदे में रहेगा। तो ये विषय मैंने मोटा मोटा रखा, बातें बताने के लिए बहुत हैं। हम लगातार इन विषयों के ऊपर 2 से 3 दिन बोल सकते हैं, और हमारे 3-3 दिन के ट्रेनिंग सेशन होते हैं, 7 दिन का भी होता है सेकंड लेवल का। उसमें भी हम सारी बातें नहीं बता पाते कि समाज में कितनी समस्याएं हैं और वो समस्याएं कैसे घेर रही हैं। सरकारें नहीं बचाएंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। किसी भी सरकार से आपका संबंध हो, किसी भी पार्टी से हो, अपने आप से उससे रिलेट मत करना, बस उससे किनारा कर लो। अगर अपने को बचाना, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। अब बात आती है अंत में, सचिन भाई ने भी उस मुद्दे को छुआ था, जो कर्ज की जो बात है, एक बड़ी समस्या है आज।
अगर किसानी की बात करें तो सबकी ज़मीन किसानी के केसीसी के नाम पर बैंकों में गिरवी पड़ी है। दूसरी बात है, महिलाओं को ग्रुप लोन के माध्यम से शिकार बनाया जा रहा है 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार में, और महिलाओं के ऊपर साप्ताहिक किस्त आती है। उस महिला के दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है वो सप्ताह की किस्त चुकाने का कि अगर एक हफ्ते बाद पैसे नहीं आए तो हम कहाँ से देंगे, और जब वो पैसे नहीं दे पाते तो वो अगली बार जाकर वो और ग्रुप लोन लेती है किसी और कंपनी में जाकर। मतलब ये वो खाई है कि इस खाई में अगर इस दलदल में एक बार घुस गए तो निकल पाना बूते की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं है। अब जिसने एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया है, वो दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरे लोन पे जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके ऊपर कर्ज कई कंपनियों का होगा और वो चुका ही नहीं पाएगा। तो जो सचिन भाई ने बताया था उसमें मोटा मोटा मैं बता दूं उसकी चुका क्यों नहीं पाएगा। एक चीज है बुजुर्गों, मान के चलो मैं बैंक हूं, मैं रुपए छापता हूं, मान के चलो मैंने रुपए छापे 34 रुपए मैंने छापे या 34 नोट मैंने छापे। अब वो मैंने कर्ज पे बांट दिया आप सबको। अब जब आप मेरे से चुका पाओगे, वापस दे पाओगे तो कितने दे पाओगे? छापने वाला मैं हूं, आप लोग छाप नहीं सकते। छाप को मैंने आपको 34 रुपए दिए हैं, अब मेरे को वापस कितना लौटाओगे? भाई 34 ही लौटा पाओगे ना, जितने मैंने दिए मैक्सिमम उतने ही दे पाओगे, क्योंकि आपके पास तो कोई मशीन नहीं है। अब एक चीज देखिए कि भारत सरकार के द्वारा जो आरबीआई बैठी है वो भारत सरकार का अंग नहीं है। पहली तो बात ये है कि जो आरबीआई ने नोट छाप रखे 34 लाख करोड़ के, और जो कर्ज है कर्ज दे रखा 210 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों को। वो कैसे दिया? क्योंकि अब जब कर्ज मिलता है तो कर्ज के नाम पर नोट नहीं मिलते, कर्ज के नाम पर खाते में एक संख्या आती है, डिजिट आती हैं, और जो खाते में जो डिजिट आती हैं हम उसको रुपया मानते हैं। बुजुर्ग तो नहीं मानते, लेकिन आज 100% युवा उस डिजिट को ही रुपया मानता है। तो नोट छापे 34 लाख करोड़ के, 34 लाख करोड़ के, और जो कर्ज दिया वो दे दिया 210 लाख करोड़। अब आप एक ही बात बताओ कि जब सारे बैंक ये बोल दे कि भाई जो पैसा हमने आप लोगों को दिया है उसको वापस करो, तो कितना वापस कर पाओगे? 34 लाख करोड़ ही दोगे? इतना ही दोगे? तो जो इससे ऊपर की जितनी भी लोगों की प्रॉपर्टी रखी है वो कहां जाएगी? फिर बैंकों में जाएगी। और एक चीज मैं बताता हूं कि जो केसीसी के जो लोन है, जो एग्रीकल्चर लोन डिपार्टमेंट है, वो 3 महीने पहले सरकार ने सारे का सारा अडानी को सौंप दिया है। किसान आंदोलन के बारे में आप सब ने सुना होगा। उस किसान आंदोलन में 2 कॉरपोरेट ऐसे थे जिनका खुलकर विरोध कर रहे थे किसान। एक था अडानी, दूसरा था अंबानी। कर रहे थे केसीसी के ऊपर लोन है, एग्रीकल्चर लोन का सारा डिपार्टमेंट अडानी को दे दिया है। अगर अडानी कहे मेरा लोन चुकाओ और किसान लोन ना चुका पाए तो किसानों की जमीन किसके पास जाएगी? अडानी के पास। आपकी जमीनों के ऊपर निगाह है, आपकी जमीनों से आपको दूर करना है, क्योंकि जमीन ही एकमात्र वो संसाधन है जो गांव का पेट भरने के लिए, देश का पेट भरने के लिए मात्र एक जमीन ही संसाधन है। इसके अलावा धरती के बगैर कुछ भी पैदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और उस जमीन के ऊपर निगाह है उस कॉरपोरेट घराने की। तो आपकी जमीन का इनडायरेक्टली मालिक बन चुका है अडानी। अब लोन की बात आती है कि लोन को कैसे चुकाएं। हमारे एक साथी ने लगभग 14-15 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज निकलवाए आरबीआई से और भारत सरकार से। उससे पता चला कि जो रुपया हम यूज करते हैं असल में ये रुपया नहीं है। रुपया तो एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। मानक कैसे है? जैसे एक घड़ी है, घड़ी के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं, तो वो मिनट का जो मापक है वो 60 सेकंड हैं। किसी के अंदर ये मादा नहीं है, ताकत नहीं है कि वो 50 सेकंड का 1 मिनट बना दे या 50 मिनट का 1 घंटा बना दे, वो उसका स्टैंडर्ड है।
दूसरी बात है कि जो भार करने के लिए, वजन करने के लिए जो किलोग्राम है, जो बट्टा होता है, वो किलोग्राम भी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम है, यानी कि वो किलोग्राम का स्टैंडर्ड है। अगर किसी ने 900 ग्राम का 1 किलोग्राम बना दिया तो किसी एक व्यक्ति के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए छल होगा, धोखा होगा। तो उस स्टैंडर्ड को कोई नहीं गिरा सकता। इसीलिए जो दस्तावेज निकाले उस साथी ने, हमारे ने, उन दस्तावेजों से पता चला कि भाई रुपये का एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, और जो मानक है रुपया तय करता है क्रय शक्ति को, परचेजिंग पावर को निर्धारित करने का काम करता है रुपया। और उस रुपये का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है 777 मिलीग्राम गोल्ड, सोना। ये बात तो आप सब ने भी सुनी होगी कि जो रिजर्व बैंक है वो रुपया तब छापता है, उसके बराबर में उतना ही सोना रखना पड़ता है जितना वो रुपया छापता है। सुनिए जी ये बात। तो कितना सोना रखता है 1 रुपया छापने की एवज में? वो है 777 मिलीग्राम। और उसी के हिसाब से अगर आज रुपए की एक्चुअल कीमत की बात की जाए, जो रुपया चलन में है वो लगभग 6000 रुपये के आसपास 1 रुपये की कीमत है असल में। यानी कि 1906 से लेकर आज तक अगर बात करें, रुपए की वैल्यू को 6000 गुना कम किया गया है। और ये हर रोज हो रही है। जितना हम लोन ले रहे हैं उतना रुपए की वैल्यू कम हो रही है। और उस रुपए की वैल्यू कम होने के साथ साथ हमारे देश के अंदर गरीबी, भूखमरी, महंगाई ये बढ़ रही है। इस लोन को, इस कर्ज को उतारने का मात्र एक ही तरीका है कि सैद्धांतिक रूप से, कागजी रूप से हम इस लोन को चुकाएं। और वो लोन चुकाया जाएगा जो भारत सरकार के द्वारा जो दस्तावेज मिले हैं उन्हीं के माध्यम से, यानी कि उनके 6000 हमारे 1 रुपये के बराबर हैं। और लगभग 1500 से 2000 लोगों के हम ये दस्तावेज भेज चुके हैं। बैंकों की सांस ऊपर की ऊपर है और नीचे की नीचे है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिल रहा, आरबीआई से कोई जवाब नहीं मिल रहा, बैंकों से कोई जवाब नहीं मिल रहा, ब्यूरोक्रेसी से कोई जवाब नहीं मिल रहा। यानी कि सबके मुंह में दही जम चुके उन दस्तावेजों के भी। आपसे, आप लोगों से इतना ही कहना है कि अगर कर्ज की समस्या से गांव में कोई व्यक्ति पीड़ित है, क्योंकि अभी हाथरस में कोई 1-1.5 महीना पहले घटना घटी थी, एक परिवार ने बैंक का कर्ज ना चुकाने के कारण एक परिवार ने, पूरे के पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अगर गांव में किसी के ऐसी हालात हो कि वो कर्ज ना चुका पा रहा हो और वो अपने जीवन को त्यागने की बात करता हो, तो उससे हाथ जोड़ लेना कि भाई ये काम मत करो, आपका कर्ज चुकाने के लिए जनता सरकार मोर्चा बैठा, आप उनसे संपर्क कर लो। जो भर रहा है, जो पे कर सकता है, केवल वो पे करे जो भर सकता है। अगर जिसको ये लगता है कि भाई मैं पे नहीं कर पा रहा, तो वो, उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के निकल जाए कहीं, दूसरा रास्ता है कि संघर्ष कर ले। संघर्ष करेंगे तो प्रॉपर्टी को बचा भी सकते हैं, और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी तो वैसे भी छोड़ दी। तो देखना है आप लोगों को कि भाई आप किसकी क्या मदद कर सकते हो। समाज को बचाना असल में हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है। हम आपसे ना तो कोई सामान बेचने आए हैं, ना आपसे हमने वोट चाहिए, ना हम, क्योंकि वोट भी चाहेंगे तो हम अपने हरियाणा में ही लेंगे, फिर यहाँ पर तो हमारा कुछ है भी नहीं। ना हमने आपसे कोई ऐसा कोई लाभ हमने आप लोगों से दिख रहा कि हम आपका वो फ़ायदा उठाएंगे। मतलब हमारा जो ध्येय है, हम ये चाहते हैं कि आप बचोगे तो हम बचेंगे। क्योंकि बात इतनी सी है, हम ये चाहते हैं कि जब हरियाणा के लोगों के ऊपर कभी अत्याचार हो तो आपके गांव से आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है। और जब आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो तब आवाज़ हम हरियाणा वाले उठाएंगे कि भाई उस गांव के साथ गलत हो रहा है। अकेले अकेले ना गांव बच सकते, ना एक प्रदेश बच सकता। एक दूसरे को, मतलब इस यूनिटी में आना पड़ेगा कि भारत के लोग, जो बोला गया कि अनेकता में एकता है, उस अनेकता में एकता लानी पड़ेगी, तब हम बच सकते हैं। नहीं बचना असंभव सा हो चुका है आज की इस व्यवस्था में। सरकार टोटल कंट्रोल करती जा रही है, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर मैं पिछले 10-12 साल की मैं बात करूं, उसमें इतने दस्तावेज एक इंसान के बना दिए हैं जो पिछले 70-80 सालों में नहीं बने। आज आदमी
आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करवाने में चक्कर काट रहा है, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाने में चक्कर काट रहा है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से करवा रहा है, बैंक खातों से करवा रहा है, बिजली के बिल से करवा रहा है, पानी के बिल से करवा रहा है, अपने साधनों से करवा रहा है। मतलब केवल और केवल आईडियां बनाने का काम हो रहा है, और वो आईडियां एक ही यूनिक आईडी से जोड़ी जा रही हैं जिसका नाम है आधार कार्ड। अगर भविष्य में सारी सेवाएं रोकनी होंगी तो केवल आधार कार्ड को रोकेंगे और सारी की सारी सेवाएं बैन हो जाएंगी। तो सोचिएगा कि किस ओर हम जा रहे हैं। आप लोगों ने बड़ा कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद।